मैं सपोज करें कि हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है विच इज लीनियर मॉलिक्यूल, और उस मॉलिक्यूल में दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2। ठीक है, तो these two particles will form a system। मिनिमम दो पार्टिकल्स होंगे तो सिस्टम बनेगा। ये एक सिस्टम बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, द लाइन ज्वाइनिंग देम। एंड बेटा वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होगा, वो एग्जैक्टली सेंटर में हो भी सकता है, बट इन जनरल वो नहीं होगा, क्योंकि इन जनरल हमारे पास इन दोनों पार्टिकल्स के मास जो है वो डिफरेंट होंगे। अगर दोनों पार्टिकल्स का मास बराबर है तो आपको पता है आरसीएम आ जाता है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ दोनों पार्टिकल्स का जो मास है वो बराबर नहीं ले रहे हम, इसलिए सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा। देखो सेंटर ऑफ मास, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये वाला मास छोटा है, ये मास सपोज बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी टू पार्टिकल सिस्टम के लिए center of mass is more closer to the heavier mass. For a two particle system, the center of mass is more closer to the heavier mass। एक टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर मास के ज्यादा क्लोज होता है। इस चीज को ऐसे जस्टिफाई करेंगे। देखो मान लो ये सेंटर ऑफ मास है और ये m1 है, m1 से लेके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है सपोज r1, और m2 से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है r2, एंड ऑफ कोर्स मैं टोटल r ही बोल देता हूं। अगर m1 छोटा है ना तो इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तभी तो ये जस्टिफाई करेंगे कि सेंटर ऑफ मास इज मोर क्लोजर टू द हैवियर मास। तो मोर क्लोजर होने से क्या होगा, उसका डिस्टेंस कम होगा। ठीक है, फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम द सेंटर ऑफ मास इज मोर क्लोजर टू द हैवियर मास, एंड ये याद रखना m1r1 is equal to m2r2, m1r1 is equal to m2r2, which means that m into r जो है वो कांस्टेंट होगा, m into r कांस्टेंट होगा, और r जो है देयरफॉर r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा m के। समझ में आया कैसे? अगर दो नंबर्स का या दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, क्योंकि एक बढ़ने से दूसरी भी बढ़ गई, प्रोडक्ट तो बढ़ जाएगा। सो अगर m डबल किया तो r हाफ हो जाएगा, ताकि वो mr ही रहे। ठीक है, इट इज लाइक बॉयल्स लॉ, जैसे आप पढ़ते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो P into V is constant, P is inversely proportional to V, so this is the same statement। ठीक है, और यही लिखा हुआ है यहाँ, for a two particle system the center of mass is more closer to the heavier mass, means अगर m ज्यादा तो r कम, और अगर m कम तो r ज्यादा होगा। m1 r1 m2 r2 के बराबर है, तो यहां से हम सिर्फ r1 और सिर्फ r2 का फॉर्मूला भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? यू कैन राइट देयरफॉर m1 by m2 is equal to r2 by r1। अगर हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर m1 by m2 plus 1 is equal to r2 by r1 plus 1। so m1 plus m2 divided by m2 is equal to r2 by r1 divided by r1। समझ गए बेटा? m1 plus m2 हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम। लेट अस रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल M divided by m2 will be equal to r1 plus r2, that is r divided by r1। so इसको देख के बताएं
R1 क्या बना? बोलो, R1 क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R1 बनेगा M2 डिवाइडेड बाय M इंटू R1 M2. Similarly, what should be R2? रिवर्स है ना? It will be M1 divided by capital M into R. R1 आ गया M2 by M into R और R2 आ गया M1 by M into R. मतलब जिसका भी आपने डिस्टेंस देखना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, जैसे अगर मैंने M1 का डिस्टेंस देखना है उसको R1 बोला है ना, तो यू डिवाइड अदर मास बाय द टोटल मास. R1 कहां से डिस्टेंस है? M1 से. It will be equal to other mass is M2 divided by total mass into total distance. ठीक है? स्पेसिफिकली लिखना है अगर इन टर्म्स ऑफ M1 M2 लिखना है तो क्या लिखूंगा देखना. इन टर्म्स ऑफ M1 M2 ही अगर लिखना होगा तो यू रिमेंबर लाइक दिस, R1 equals to M2 divided by M1 plus M2 into R, and R2 equals to M1 divided by M1 plus M2 into R. ये R1 और R2 के फॉर्मूले आ गए आपके पास. दोनों के सेपरेशन. R देखो ना डायग्राम में क्या है. R क्या है? M1 और M2 के बीच का स्पेसिंग है. कैपिटल M इज M1 प्लस M2. कैपिटल M is total mass and R is separation between M1 and M2. R1 क्या है? M1 का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास और R2 क्या है? M2 का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, इन HCl molecule the separation between hydrogen atom and chlorine atom is 1.27 angstrom. Calculate the distance of H atom, hydrogen atom from chlorine atom, given that the mass of chlorine is 35.5 times the mass of hydrogen. ये टू पार्टिकल सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है. वी हैव अ टू पार्टिकल सिस्टम, हाइड्रोजन वन, क्लोरीन द अदर, एंड उनके बीच का सेपरेशन दिया है और ये भी दिया है कि क्लोरीन वी नो इज वेरी हैवी. ये भी दिया है कि क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से 35.5 टाइम्स ज्यादा है. मतलब अगर क्लोरीन का हाइड्रोजन का मास हम ले ले x, तो क्लोरीन का मास कितना होगा? मैं थोड़ा दूर बना रहा हूं. क्लोरीन का मास होगा 35.5x. दोनों का टोटल सेपरेशन दे रखा कितना? 1.27 एंगस्ट्रॉम. और क्या निकालना है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरीन, नहीं, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास.
तो कैसे होगा बेटा, मान लो डिस्टेंस जो है ये सामने दिख रहा है हमें कि सेंटर ऑफ मास क्लोरीन के ज्यादा पास होगा, क्योंकि क्लोरीन का मास बहुत ज्यादा है। सो अगर मुझे हाइड्रोजन का डिस्टेंस निकालना है, मैं RH से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। क्या लिखूंगा, MCl, अदर मास लिखना होता है डिवाइडेड बाय MH प्लस MCl इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि टोटल सेपरेशन तो 1.27 है। सो मास गिवन नहीं था, बट ये रेशो गिवन थी। तो मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5x डिवाइडेड बाय 36.5x बन जाएगा। इट इज लाइक x प्लस 35.5x इंटू 1.27 एंगस्ट्रॉम। x कैंसिल, तो ये बनेगा 35.5 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1.27, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.24 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ देख लीजिए आप, इसके आंसर से आपको पता चलेगा टोटल सेपरेशन 1.27 थी, और सेंटर ऑफ मास हाइड्रोजन से कितना दूर है, 1.24, 0.03 है बस यहाँ से। इट इज नियरली ऑन द क्लोरीन एटम। क्यों? क्योंकि इसका मास बड़ा ज्यादा है। तो टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के ज्यादा क्लोजर होगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाए, जिसका भी डिस्टेंस पता करना है, take the other mass, divide by total mass and multiply by total separation. बट अगर हमारे पास ये तो डिस्क्रीट सिस्टम था, ठीक है, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेट्स कैसे पता कर रहे हैं। और इस रेक्टेंगल की लेंथ है a एंड द विड्थ इज b। इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे ऑब्जेक्ट्स हैं। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझना बेटा। यहां एक पार्टिकल है, इसका मास है m। यहां एक पार्टिकल है, इसका मास है 2m। यहां जो पार्टिकल है, इसका मास है से 3m, और इस पार्टिकल का मास है 4m। लेंथ इज a, ब्रेड्थ इज b। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास देखो, क्या इस फिगर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मास की? नहीं, ऑल द मासेस आर डिफरेंट। मतलब अगर मैं यहां एक सेंटर में लाइन बनाऊं, पहले लॉजिक समझना, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, और यहां बनाऊं, तो मैं बोलूंगा ये है इस रेक्टेंगल का सेंटर, क्योंकि ये सेंट्रल और ये भी सेंट्रल है। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a/2 b/2, दैट इज सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, a/2 b/2। क्या ये सेंटर ऑफ मास होगा? नहीं होगा। फिर अगर मैं बोलूं आपको कि इस लाइन के ऊपर देखो कितना मास है, 4 and 3 7, और इसके नीचे कितना है, ऊपर ज्यादा मास नीचे कम। लेकिन अगर मैं बोलूं इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट और राइट में देखो, लेफ्ट साइड 5m, राइट साइड भी 5m, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन से इधर और इधर बराबर मास है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होना चाहिए, लेकिन इस लाइन से ऊपर होगा, क्योंकि ऊपर ज्यादा मास है। सो समवेयर अगर मैं ऐसे रेंडमली बना रहा हूं, यहां लाइन बनाऊं ना एक, तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, या यहां भी हो सकता है, यहां मतलब इधर नहीं होगा। ये चीज समझ में आ रही है? कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम? सेंटर में क्यों नहीं है?
क्योंकि मासेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, इस लाइन से इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर उधर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका सेंटर ऑफ मास का फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a/2 ही आएगा, लेकिन उसका y कोऑर्डिनेट b/2 नहीं होगा, उससे थोड़ा ज्यादा होगा। b/2 मतलब 0.5b, उससे ज्यादा आएगा। लेट अस कैलकुलेट क्या आएगा। तो यहां हम रेफरेंस किसको लेंगे फिर? अगर मैं इसको a बोल रहा हूं तो मैं इस लाइन को स्ट्रेच कर लूं, बोलूंगा ये x एक्सिस है, और इसको स्ट्रेच करूंगा और ये y एक्सिस है। What are the coordinates of this vertex? 0 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a0, बिकॉज along x एक्सिस a है, y एक्सिस की तरफ तो है ही नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ab। और बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0b। पता चल गया, ये तो कल भी किया था हमने। तो अगर मुझे XCM निकालना है, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, व्हाट दैट विल बी इक्वल टू m1 x1 होता है ना, तो m1 x1 क्या बना? m इंटू 0 प्लस m2 x2 2m इंटू a प्लस m3 x3 3m इंटू a प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सो XCM विल बी इक्वल टू, ये भी 0 है, ये भी 0 है, न्यूमरेटर में आ गया 5ma और डिनोमिनेटर में आ गया 10m, तो आया देखो a/2। x कोऑर्डिनेट a/2 आया, मतलब यहां से जो लाइन इसके ऊपर होगा कहीं, यहां नहीं आएगा, लेकिन ये देखना। YCM निकालें खुद, तो YCM आपके पास आ जाएगा 7/10b या 0.7b। अब मैंने आपको 0.5 बोला था, देखो अगर 0.5 की बात करेंगे तो वो यहाँ है, बट कितना आया आंसर इससे थोड़ा ऊपर, तो ये हुई सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के साथ तब कोइंसाइड करता है जब मास की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, बट यू कैन मेक ए गेस कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ऑन व्हाट बेसिस, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन जो है बेटा, वो यूनिक नहीं होती, वो मास की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने से। देखो अगर मैं इस मास को यहां से उठाऊं, ठीक है, और यहां ले आऊं और इसको ऊपर ले जाऊं, इसको मैं कर दूं 2m और इसको कर दूं 3m, तो मैं क्या ये बोलूंगा कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम हैज चेंज्ड? नहीं, नीचे तो 10m ही आएगा ना, क्योंकि मैंने कोई नया मास इंट्रोड्यूस नहीं किया, एक्सचेंज किया। बट नाउ यू विल हैव ए न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्स और वाई की अलग वैल्यूज आएंगी अभी। क्यों? क्योंकि जब मास की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की यूनिक लोकेशन नहीं होती है फॉर द सेम सिस्टम। इफ वी इंटरचेंज द मासेस, और थोड़ा सा भी उसमें चेंज लाएं, कोई 2 चेंज कर लें या 3 चेंज करें, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जहां ये सेंटर ऑफ मास है, अब लॉजिकली देखो ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं भी है, मैं बोलूं एक मास यहां पड़ा है, रेक्टेंगल तो हमने खुद इमेजिन करके बनाई, ये 4 सिस्टम, ये 4 मासेस का एक सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? यहाँ। बट एक्चुअली यहाँ पर कोई मास ही नहीं है, क्योंकि ये तो खाली जगह है ना। तो दैट इज व्हाई वी से कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इट कैन बी एट सम पॉइंट व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे अगर हम किसी डिस्क की बात करें, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे है ना, और सेंटर पे मास भी है, मतलब इट्स नॉट एम्प्टी। बट इफ यू टेक अ रिंग, रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा, बट एट दैट सेंटर देयर इज नो मास, वो तो खाली है ना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कैन बी आउटसाइड द बॉडी आल्सो। जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहां पर रिंग नहीं है, रिंग का कोई भी पार्ट वहां नहीं है। तो ये हमारे पास जो डिस्क्रीट सिस्टम होता है, जहां हमें सारे के सारे मासेस ऐसे दिख रहे हैं, m1 m2 m3, तो वहां हम समेशन करते हैं। बट अगर हमारे पास कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी हो,
तो उसके सेंटर ऑफ मास की हम लोकेशन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी देखेंगे। देखो, कॉन्टिन्यूस बॉडी मतलब जैसे मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक रॉड है, मैं यूनिफॉर्म रॉड ले रहा हूं, तो इसकी लेंथ मैं एज्यूम कर लेता हूं L है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास की, बट इट इज कॉन्टिन्यूस। मतलब ये कि पूरी रॉड के ऊपर मास है, मतलब जैसे एक नॉर्मल आप वो ले लो, मीटर रॉड ले लो, स्टिक ले लो, कोई स्केल ले लीजिए एक, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, ठीक है। सिंस इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? L/2, मतलब वन डायमेंशनल है इसलिए सिर्फ x की बात कर रहे हैं। अगर पूरे कोऑर्डिनेट्स बोलने तो बोलेंगे L/2 0, बस ऊपर थोड़ी ना जाएंगे। और अगर बॉडी ऐसे है, मतलब यही मैं ऐसे कर दूं, तो अब इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये, तो इट विल बी 0 L/2। बट ये फाइंड कैसे करना है? यहाँ तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो हम इजीली बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा। तो अगर अगर हमारे पास रॉड कोई ऐसी है, उस साइड से ज्यादा हैवी है, तो ये अगर L/2 है तो क्या सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ है ना सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब इस पार्ट का और इस पार्ट का मास जो है वो बराबर होना चाहिए। बट ऑब्वियसली जब मास के डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर में नहीं होगा। कहाँ होगा, कैसे पता करना है? हम सिंपली देखो, यहाँ पर क्या है, समेशन है ना, सम कर रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 फॉर ए कॉन्टिन्यूस बॉडी। Summation is replaced by integration. We write xcm equals to integration of x dm divided by integration of dm. इंटीग्रेशन का बेटा मतलब ही यही है, इंटीग्रेशन मतलब कॉन्टिन्यूस एडिशन। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? कॉन्टिन्यूस एडिशन। YCM क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ y dm डिवाइडेड बाय dm। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे ना, इट विल बी लाइक x1 dm1। dm1 कोई छोटा सा मास, x1 उसका डिस्टेंस जो भी रेफरेंस लिया वहां से, dm2 x2 dm3 x3, इट्स लाइक दिस ओनली। बट सिंस कॉन्टिन्यूसली ऐड हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन लिखते हैं, नॉट समेशन। बेटे जब भी हम इस तरह की कंटिन्यूस बॉडी कोई लेंगे, अगर जनरली हम वन डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सॉरी, लीनियर मास डेंसिटी। एंड लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज इधर स्मॉल मास डिवाइडेड बाय स्मॉल लेंथ, कोई छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा dm और उसकी लेंथ होगी dx, या बड़ी बॉडी होगी तो m/l भी बोल सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं और मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, ठीक है। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से प्रूव करेंगे, जिसमें हम ये भी समझेंगे कि इस लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा का यूज कहाँ होने वाला है। Calculate the location of center of mass of a uniform rod of mass m and length L. We have a uniform rod जिसका मास m है और लेंथ है L।
ये ले लिया मैंने। मास m और लेंथ l है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम पता करने वाले हैं। What is mass per unit length? Mass by length. Mass per unit length मतलब total mass divided by total length. It is given total mass is m, total length is l, तो mass per unit length क्या हुआ m by l। बेटा यही लूंगा मैं रेफरेंस, ओरिजिन। Let dm be the mass of a smaller element of length dx। सपोज यहां एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका मास है dm और इसकी लेंथ है dx। ठीक है, therefore dm by dx will be equal to m by l। इसका मतलब देखो क्या है, क्यों ऐसा लिखा, यूनिफॉर्म रॉड है ना। मान लो इस रॉड की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसका मास है 40 ग्राम। क्या ले लिया मैंने, लेंथ 20 सेंटीमीटर और मास 40 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, 40 बाई 20 कितना आएगा, 2 ग्राम। तो हम बोलेंगे इट्स लीनियर डेंसिटी इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब हर 1 सेंटीमीटर का मास कितना है, 2 ग्राम, तभी तो 20 सेंटीमीटर का 40 ग्राम हुआ। अब अगर मैं बोलूं कि आधे सेंटीमीटर का कितना होगा, तो मैं लिखूंगा आधा सेंटीमीटर, आधे सेंटीमीटर का मास कितना होगा, dm डिवाइडेड बाय आधा इक्वल टू 2। तो आधे सेंटीमीटर का मास कितना आएगा, 1 ग्राम नहीं आएगा क्या। अगर 1 सेंटीमीटर का 2 ग्राम है, 4 सेंटीमीटर का कितना होगा, 8 ग्राम। तो हाफ सेंटी, इसको हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो dm बाई dx जो है, चाहे आप टोटल मास लेके उसको टोटल लेंथ से, इसी को लैम्डा बोलते हैं बेटा, चाहे आप टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड करो या स्मॉल मास स्मॉल लेंथ। अगर यही मैं यहाँ लेके मान लो इधर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ जिसकी लेंथ इससे डबल है, तो उसका मास भी तो इससे डबल होगा, तभी तो वो रेशो सेम रहेगी। कौन सी रेशो, मास और लेंथ की रेशो। चाहे कोई छोटा एलिमेंट लेके करो चाहे टोटल करो, तो यहां से आपके पास dm क्या बना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, dm बनेगा m बाई l इंटू dx। dm क्या बना, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द स्मॉलर एलिमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज xcm, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इस एलिमेंट का डिस्टेंस मान लेते हैं इससे x है, तो मुझे बताओ ये x कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, x वेरिएबल है, क्योंकि एलिमेंट यहां लिया ना। ये एलिमेंट तुम यहां लो तो x कुछ और आएगा, ये एलिमेंट तुम यहां लोगे तो x कुछ और आएगा, x की वैल्यू चेंज हो रही है। और जब हम ये लिखते हैं फॉर्मूला x dm डिवाइडेड बाय dm, तो dm की जगह क्या लिखूंगा, ये, सो इट विल बिकम x इंटू dm की जगह क्या लिखूं, m बाई l dx, और नीचे तो m बाई l dx ही आएगा क्योंकि नीचे तो है dm। लेकिन एक चीज समझना, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये एलिमेंट यहां से ही स्टार्ट हो गया ना, यहीं से तो स्टार्ट हो गया ये एलिमेंट। x की मिनिमम वैल्यू 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, l। लेकिन हमने तो सारे एलिमेंट्स लेने हैं ना, ऑल मासेस आर टू बी कंसीडर्ड, सो
0 और L अगर आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल दोगे, इसका मतलब 0 लेंथ से लेके L लेंथ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, those all elements are included in this integration. Integration is summation. खाली इंटीग्रेशन करोगे तो कैसे जस्टिफाई करोगे कि लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ वाले एलिमेंट्स लिए हैं। अगर मान लो मैं सिर्फ इतने पोर्शन, इसी पोर्शन को कंसीडर करता और बोलता इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं 0 to L/2 इंटीग्रेट करता। Since I have to find center of mass of the entire length, so I'll integrate from 0 to L. अच्छा, ये m/L और ये m/L कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा x²/2, x की इंटीग्रेशन है ना फ्रॉम 0 to L, और डिनोमिनेटर में आएगा खाली x फ्रॉम 0 to L। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास L/2 बन जाएगा। कैसे देखो, इट विल बी इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो, L² - 0² डिवाइडेड बाय L - 0, so 1/2 L² डिवाइडेड बाय L, so that is L/2। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आ गया, ये m तो बाहर इसका मास था, L²/2 डिवाइडेड बाय L, इट इज L/2। लेकिन यूनिफॉर्म रॉड है इसलिए सेंटर में आया, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो क्या करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म रॉड में लैम्डा इज वेरिएबल, लैम्डा इज dm/dx, dm is lambda dx, so lambda given है 2 + 3x, so we write 2 + 3x dx। फॉर्मूला सेम है, टोटल लेंथ गिवन है L, तो विल इंटीग्रेट x dm, dm की जगह आ जाएगा 2 + 3x dx। 2 into x is right 3 into x², now here it is 2 into dx, so I have written 2 into 1 dx, that is 2 dx। ठीक है, सो xcm क्या बन गया अभी, 2 into what is integration of x, x²/2, और जब मैं लिमिट्स पुट करूंगा इट विल बिकम L²/2 - 0। फिर x² की क्या इंटीग्रेशन है, x3/3, लेकिन जब लिमिट्स पुट करूंगा तो x की जगह L आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 into 1 की इंटीग्रेशन होती है बेटा x, लिमिट डालेंगे तो L, और x² की इंटीग्रेशन क्या है, x की इंटीग्रेशन x²/2, so that will become L²/2। तो xcm आपके पास ये 2 और ये 3 कैंसिल, L² + 3² L³ डिवाइडेड बाय 2L + 3/2 L²। ये है नॉन यूनिफॉर्म रॉड के लिए ऐसे कैलकुलेशन करनी है।